सुमी अपने कमरे में पलंग पर यूं ही खाली सी बैठी थी। अब तक तो उसे तैयार हो जाना चाहिए था। उमेश आता ही होगा उसे लेने के लिए। आज उनकी एक नई दुकान का मुहूर्त होना था और ऐसे अवसरों पर सुमी की उपस्थिति का महत्व तो होता ही है। उसके पास ही पड़े डब्बे के अधखुले ढक्कन में से नई साड़ी झांक रही थी। यही उसे आज पहननी थी। सुमी ने ढक्कन उठाकर एक ओर रख दिया और साड़ी अपने हाथों में ले ली। पीले रेशम की चौड़े बॉर्डर की यह साड़ी वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। कपड़ों के विषय में उमेश की पसंद हमेशा ऊंची रही है। सुमी को याद आया जब उमेश उसके लिए पहली बार रेशम की साड़ी खरीद कर लाया था, तो कैसे देर तक वह उस पर हाथ फिरा फिरा कर साड़ी की रेशमी स्निग्धता को अपने भीतर उतारती रही थी। आज तो ऐसी अनगिनत साड़ियों से उसकी अलमारियां भरी पड़ी थीं, किंतु एक समय वह भी था जब उसके लिए नई साड़ी खरीदने का मौका किसी तीज त्योहार पर ही आता था। तब जैसे तैसे करके जमा की गई अपनी छोटी सी पूंजी जेब में लेकर वह और उमेश बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर सजी शीशे के भीतर से झांकती साड़ियों को कैसी ललचाई नजरों से देखा करते थे। अपनी वह अकिंचन पूंजी तब उन्हें ऐसी दुकानों के भीतर पांव रखने की अनुमति नहीं देती थी। घूम फिरकर किसी एक छोटी सी दुकान से मोल भाव करके तब उन्हें वही साड़ी खरीदनी होती थी जो उनके बजट में समा जाए। घर आने पर जब बाजार की चकाचौंध नजरों से ओझल हो जाती, तो सुमी को अपनी वही साड़ी कीमती लगने लगती और वह उमेश से कहती, वैसे ही इतने पैसे बर्बाद किए, वही ले लेते जो इसके पहले देखी थी, 50 रुपए की बचत हो जाती। किंतु उमेश के मन में वह चकाचौंध इतनी शीघ्र समाप्त नहीं होती थी। सुमी, जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें ढेर सारी साड़ियों से लाद दूंगा, ऐसे ऐसे गहने बनवा कर दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। उमेश के ऐसे उद्गारों पर सुमी फूली न समाती थी। कितना प्यार करता था वह उससे। उसी प्यार की सुगंध से महकी महकी वह उसके कंधे पर सिर टिका देती। उमेश कहता, सुमी, मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और बनकर दिखाऊंगा। सुमी के साथ वह भविष्य के रंगीन सपनों में खो जाया करता था। तब बहुत आशावादी था उमेश। शादी के तीसरे वर्ष सुमी ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिवाली के दिन ही उन दोनों ने मिलकर उसका नाम रखा दीपक। उस दिन दोनों कितने प्रसन्न थे। अमावस की वह काली रात उन्हें ऐसी लग रही थी मानो 100 सूरज उग आए हों उनके जीवन में। उसके बाद तो उमेश का छोटा सा व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ता ही गया। मानो दीपक अपनी नन्ही हथेलियों से सुख समृद्धि रूपी प्रकाश को लेकर आया था। अब तो यह हाल हो गया कि उमेश के छूने से मिट्टी भी सोना बन जाती। उमेश ने अपने वचन के मुताबिक सुमी को गहनों व कपड़ों से लाद दिया था। अपना छोटा सा घर छोड़कर अब वे बड़े घर में आ गए थे। इतने बड़े घर की देखभाल अकेली सुमी कर नहीं सकती थी, इसलिए नौकर चाकर उसने रख लिए। धीरे धीरे उसका रसोई घर भी एक कुशल रसोइये के हाथों में चला गया, क्योंकि घर पर अब आए दिन पार्टियों के आयोजन होते रहते थे। दीपक का कमरा खिलौनों से इस कदर भरा हुआ था कि वह कमरा कम, खिलौनों की दुकान अधिक लगता था। दीपक एक न एक खिलौना उठाए घर भर में चहकता फिरता था। दौलत की यह बाढ़ बहुत कुछ लेकर आई, मगर बहुत कुछ नष्ट भी कर गई। उमेश जब इस बाढ़ के पानी को लांघ कर उस तक पहुंचा, तो वह उसका पहले वाला उमेश नहीं रह गया था। अब वह था उमेश चंद्र माथुर, शहर के प्रमुख व्यवसायियों में से एक। दिन पर दिन उसके गोदामों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसके लिए अनेक कर्मचारी व प्रबंधक थे। फिर भी अब तक ऊपरी देखभाल उमेश स्वयं ही करता था। सुबह 8 बजे जो वह घर से निकलता, तो रात 10 बजे के पहले कभी कभार ही लौट पाता था। आरंभ में तो अक्सर उमेश सुमी से फोन पर कह दिया करता था कि दोपहर के खाने पर वह उसकी प्रतीक्षा न करे, किंतु अब तो फोन आना भी बंद हो गया था, क्योंकि अब यह रोजमर्रा की बात हो गई थी।
अब तो रात का खाना भी सुमी अक्सर अकेली ही खाती थी, क्योंकि व्यवसाय के सिलसिले में उमेश की शामें किसी न किसी व्यापारी के साथ ही गुजरती थीं। फिर उसे लेकर वह किसी अच्छे होटल में खाना खाकर ही घर आता। जब तक सुमी दीपक के साथ व्यस्त थी, तब तक उसे समय उतना भारी मालूम नहीं पड़ता था। अपने खाली समय का एक-एक क्षण वह दीपक की किलकारियों से भर लेती। लेकिन जल्दी ही दीपक के लिए एक आया का प्रबंध कर दिया गया। फिर 4 साल का होते-होते उमेश ने दीपक को नैनीताल के एक नामी स्कूल के हॉस्टल में भेज दिया। इस प्रकार सुमी का अकेलापन दिन-ब-दिन बढ़ता गया। उमेश चाहता था कि वह भी सेज संपन्न स्त्रियों की भांति किटी पार्टियों में जाया करे और अपने घर में भी ऐसी पार्टियों का आयोजन किया करे। इससे उसका समय आसानी से व्यतीत होता और धनाढ्य परिवारों की स्त्रियों में उसका उठना बैठना भी होता। किंतु सुमी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। अपनी दौलत के नशे में डूबकर ताश के पत्ते फेंटती और किटी पार्टियों में अपने कपड़े और गहनों की नुमाइश करती स्त्रियों की बनावटी बातों से वह जल्दी ही ऊब जाती थी। वे सामने होने पर जिससे हंसकर बातें करती, पीठ पीछे उसी की बुराई करने में लग जाती थी। स्वयं को दूसरों से बड़ा करके दिखाना ही उनका उद्देश्य होता था। सुमी के लिए तो बस वही दिन उत्साह से भरे होते थे, जब उसे दीपक से मिलने हॉस्टल जाना होता था या दीपक अपनी छुट्टियां व्यतीत करने के लिए घर आने वाला होता था। तब वह दिन-दिन भर बाजार घूमकर उसकी पसंद की चीजें इकट्ठा करती थी। लेकिन दीपक के वापस हॉस्टल जाते ही फिर वही खालीपन उसे घेर लेता था। उमेश का साथ तो अब उसे किसी पार्टी व आयोजन में साथ जाने भर तक ही मिलता था। वहां जाकर भी उमेश अपने मित्रों में व्यस्त हो जाता। देर रात वे दोनों थके हुए लौटते और सो जाते। सुमी उन दिनों की याद में खो जाती, जब वे घंटों बैठे इधर-उधर की बातें किया करते थे। अचानक दरवाजा खुला तो सुमी की विचार श्रृंखला भंग हो गई। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? दुकान से 2 बार फोन आ चुका है। सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, अभी तैयार होती हूँ। अतीत की स्मृतियों को जबरन पीछे धकेलकर वह जैसे ही खड़ी हुई, उसे जोर का चक्कर आने लगा। वह दोनों हाथों से सिर थामकर पलंग पर निढाल गिर पड़ी। यह देखकर उमेश ने घबराहट में नौकरों को आवाज दे डाली और स्वयं डॉक्टर को टेलीफोन करने लगा। 15-20 मिनट में ही डॉक्टर आ पहुंचे। इस बीच वह बौखलाया सा सुमी का सिर दबा रहा था, तो कभी उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों की गर्मी पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा था। डॉक्टर ने आकर भली भांति जांच की, एक इंजेक्शन लगाया और एक कागज पर कुछ दवाओं के नाम लिख दिए। डॉक्टर ने उमेश को तसल्ली देते हुए कहा, अधिक चिंता की वजह से इनके दिमाग पर बोझ है। डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, कमजोरी काफी है, पर जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन इन्हें अधिक प्रसन्न रखने का प्रयत्न कीजिए। डॉक्टर के जाते ही उमेश ने स्वयं न आ सकने की सूचना अपने प्रबंधक रामदयाल को दे दी और कहा कि कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। फोन पर ही उसने उस दिन के अपने शेष कार्यक्रम भी रद्द कर दिए और 1-2 दिन घर पर ही सुमी के साथ रहने का निश्चय किया। सुमी को अभी तक होश नहीं आया था। उमेश पलंग के पास आराम कुर्सी घसीटकर उस पर बैठ गया। कुर्सी की पीठ से उसने अपना सिर टिका दिया और आंखें मूंद लीं। एक अरसे के बाद ऐसी फुर्सत से बैठना उसे नसीब हुआ था। उसने अनुभव किया कि इन पिछले कुछ वर्षों में मानो वह तेज गति वाले वाहन पर सवार था, जिसकी रफ्तार वह और अधिक बढ़ाता जा रहा था। एकाएक ही वाहन के आगे कोई छाया सी आई, तब उसे एक झटके से ब्रेक लगाना पड़ा। वाहन रुक तो गया, लेकिन उसके रुकते ही वह छाया आहत हो चुकी थी। उतर कर देखा तो वह छाया कोई और नहीं, उसकी सुमी ही थी। नहीं, ऐसे भयानक विचारों से घबरा कर उसने अपने सिर को जोर से झटका
और आंखें खोल लीं। क्या हुआ? सुमी अपनी छीड़ आवाज में पूछ रही थी। अपने ही ध्यान में उसे पता न चल सका कि सुमी को होश आ गया है। उसने लपक कर पहले उसके माथे पर हाथ रखा और पूछने लगा, कैसी हो सुमी? तुम क्या सोच रहे थे? गए नहीं? मैं ठीक हूं अब। थकी थकी सी सुमी बोल रही थी। उसकी बात का उत्तर न देकर उमेश ने रदिया को आवाज लगाई कि सुमी के लिए एक गिलास गर्म दूध ले आए। मैं ठीक हूं। तुम व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। काम पर नहीं जाओगे आज? सुमी ने पुनः उसे टोका। आज कहीं नहीं जाऊंगा सुमी। मैं बहुत तेज भाग रहा था। तुमने मुझे चेता दिया। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। काम तो होते ही रहेंगे। तुम कैसी हो गई हो? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आखिर तुम्हें किस बात का दुख है सुमी? मेरी अमावस मुझे लौटा दो उमेश। वही शांत और स्निग्ध अमावस जिस दिन मैंने दीपक को जन्म दिया था। तुम्हारी दौलत की चकाचौंध से मुझे घबराहट होने लगी है। हमने संपन्नता का सपना देखा तो साथ साथ था, लेकिन उसे भोग रहे हैं अलग अलग। तुम मुझसे दूर चले गए हो। दीपक दूर हो गया है। मुझे मेरे दीपक की रोशनी लौटा दो। दिवाली आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। तुम जाकर उसे ले आओ। कम से कम दिवाली पर तो उसे हमारे साथ होना चाहिए। इतना कहने में ही सुमी थक सी गई और चुप होकर उमेश के चेहरे पर नजर गड़ाए देखती रही। उमेश के भीतर भी भावनाओं का ज्वार उमड़ आया था। मैं कल ही जाऊंगा और दीपक को अपने साथ लेकर आऊंगा। अब वह यहीं रहेगा हमारे साथ। आखिर इस शहर में अच्छे स्कूलों की कोई कमी तो है नहीं। अब वह यहीं पढ़ेगा। सच उमेश, सच कह रहे हो? मैं न जाने किस अंधेरे में गुम हो गया था। मैं धन का अंबार तो लगाता गया, पर यह न देख सका कि हमारे संबंध उसके नीचे दबते चले जा रहे हैं। उमेश धीरे धीरे कह रहा था, मानो अपने आप से बात कर रहा हो। डॉक्टर की दवा से सुमी शीघ्र ही अच्छी हो गई। कुछ कमजोरी रह गई थी, लेकिन मन में उत्साह पुनः उमड़ने लगा था। वह पूरे मनोयोग से दिवाली की तैयारियों में जुट गई। तीसरे दिन दीपक को साथ लेकर उमेश लौट आया। दिवाली के दिन हर साल की तरह उमेश चंद माथुर की कोठी आने जाने वाले लोगों का ध्यान अपनी सजावट से आकर्षित कर रही थी। रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियां पेड़ पौधों तक को जगमगा रही थीं। लेकिन सुमी ने तो बाहर निकलकर वह सब देखा भी नहीं। वह तो माटी के दियों में तेल भरने में व्यस्त थी और मन ही मन सोच रही थी कि माटी की पवित्रता की इस पर्दा वाला बिजली के बल्ब कैसे कर सकेंगे। दीपक माँ के आसपास ही मंडरा रहा था। तभी उमेश भी भीतर आ गया। लाओ, बाकी काम मैं खुद कर दूं, तुम जाकर तैयार हो जाओ। सुमी काम छोड़कर उठ खड़ी हुई और हंसकर उमेश की तरफ देखा। उमेश ने दीपक को अपने पास बुलाया और फिर दोनों मिलकर शेष दियों में तेल भरने लगे। तब सुमी की आंखों में प्रसन्नता की नदी तैरने लग गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।